नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश इस वक्त लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है और इस बात पर अनिश्चितता बरकरार है कि कोरोना की महामारी का संकट पूरी दुनिया में और कितने दिन चलेगा। भारत के काम की लगभग हर जगह से तारीफ हो रही है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो UN हो या फिर किसी विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को बहुत सराहा जा रहा है कि उन्होंने समय रहते ही लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण ये महामारी रुक गई। इसी महामारी में नरेंद्र मोदी यानी टीम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की टीम की तरफ से सबसे अगुआ लड़ाई लड़ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। संकट के इस समय में थोड़ा सा वक्त निकालकर वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे सुनते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से कि क्या है उनके आगे की रणनीति। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी जो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि चीन से जो रैपिड टेस्ट किट आए हैं वो खराब हैं, गलत परिणाम दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को भेजने से पहले ICMR ने इनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की थी? देखिए, ICMR अपनी सभी गाइडलाइंस को बहुत गहराई से सोच समझकर और पूरे चिंतन के साथ देश के लोगों को प्रेषित करता है। समय समय पर हर टेस्ट के बारे में, उस टेस्ट को करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी जाती हैं। अभी एंटीबॉडीज़ का कोरोना वायरस के मरीज़ों के शरीर में डेवलप होना और उसको टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट करना और उसका एपिडेमियोलॉजी में, रिसर्च में, सर्वेलेंस में इस्तेमाल करना, यह सारा विषय जो है एक प्रकार से सारे दुनिया में इवॉल्विंग स्टेज में है। आप जानते हैं कि वायरस केवल अभी 3-4 महीने पहले ही दुनिया के अंदर आया है। कोई भी सरकार, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट दुनिया में होती है, वो चाहती है कि उसकी जनता को उसका लाभ निश्चित रूप से दिया जाए, उससे जनता को किसी भी कीमत पर वंचित ना रखा जाए। एंटीबॉडीज़ को आज टेस्ट के रूप में हम अपने हॉटस्पॉट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इन्फेक्शन पर्याप्त मात्रा में है, क्या वहाँ पर अप्रभावित लोगों के अंदर भी कोई इन्फेक्शन के होने की संभावना तो नहीं रही है या हो सकती है। इस टेस्ट के संदर्भ में अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी हैं। हमने लेकिन अपने देश में इस टेस्ट के माध्यम से भी हम बीमारी के फैलाव की जांच ठीक प्रकार से करें, इसका इस्तेमाल शुरू किया। इसके लिए सारे देश के लिए जो किट्स हैं उनको प्रोक्योर करके सभी स्टेट्स को दिया। अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के नतीजों के बारे में हमको जानकारी दी गई है। इसलिए हमने 2 दिन के लिए खुद अपनी कई ICMR की लैब्स में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट को करके और इन किट्स की उपयोगिता और इस टेस्ट की उपयोगिता के संदर्भ में दोबारा से जांच करने का सोचा है। उसके जांच के नतीजे हमारे आते ही हम निश्चित रूप से अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी रिवाइज़ करेंगे। अगर किट्स के अंदर कोई खराबी पाई गई तो हम जहां से किट्स आई हैं उस देश से भी परस्यू करके उसको शिकायत भी करेंगे और किट्स का रिप्लेसमेंट भी लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि पूरे देश की, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के मेंबर ने अग्रणी लड़ाई लड़ते हुए जो है लॉकडाउन का कदम उठाया है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। लेकिन ये रैपिड टेस्ट के खराब होने के चलते जो 2-4 दिनों से टेस्टिंग रुकी है, इसके चलते हमारी कोरोना की लड़ाई पर कितना असर पड़ेगा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, इसका कोरोना से लड़ाई में इसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि कोरोना की जो जांच है वो तो मेनली RT-PCR जो जांच है, जो कि नाक से या मुंह से जो स्वैब लिया जाता है, उसका स्वैब का टेस्ट करके होती है, उसी से पॉजिटिव हमारे को पता लगता है। और यह जांच हमने सारे देश के अंदर इसको इतने बड़े पैमाने पर इसकी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड किया है।
कि आप देखेंगे कि जो जांच आज से कुछ साल पहले अमेरिका में सैंपल जाता था, आज उसकी एक लैब से 200 से ज़्यादा लैब्स तो सरकारी हमने जो है सारे देश के अंदर बना दी हैं। इसलिए कोरोना के कंट्रोल के ऊपर इस विषय का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन, लॉकडाउन का टाइम लगभग 70% से ज्यादा बीत चुका है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कितना हम कोरोना को कंटेन कर पाए हैं, और क्या आपको लगता है कि 3 मई तक लॉकडाउन खुल जाने की किसी तरह की कोई संभावना है? क्योंकि लोग समझना चाहते हैं, और खास तौर पर जिस तरीके से हॉटस्पॉट मुंबई में बन रहे हैं, दिल्ली में बन रहे हैं, लोगों का कंसर्न है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या लॉकडाउन 3 तारीख को खुलने की कोई संभावना है? देखिए, 3 मई तक जहां तक लॉकडाउन ख़त्म करने का प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर तो आज देना बहुत मुश्किल है। अगले कुछ दिनों में देश किस दिशा में और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, या हमारी जो कोरोना के प्रभाव की गति धीमी होगी, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका संज्ञान लेना होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। अभी चौथी बार वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 27 तारीख को करने वाले हैं। वहाँ पर भी वो निश्चित रूप से सबका देश भर का फीडबैक लेंगे, और फिर जो सारे एक्सपर्ट्स के साथ लगातार चर्चा करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा, उसी के अनुरूप जो जनता के और देश के समाज के लार्जर इंटरेस्ट में होगा, जो लोगों के व्यापक हित में होगा, वही फैसला किया जाएगा। उसके बारे में आज कुछ भी बता पाना संभव नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या टेस्ट करने में हमने किसी तरह की कोई देरी की, या हमारे पास सीमित संसाधन थे? देखिए, टेस्ट करने के बारे में हमारी जो स्ट्रैटेजी है और किसका टेस्ट होना चाहिए, ये बहुत विस्तृत है। आज मैंने जैसा अभी आपको पहले भी कहा कि एक लेबॉर्ट्री जनवरी के पहले महीने में हमारे पास थी, और उस एक लैब से आज सरकारी लैब ही हमारी 230 हो गई हैं। 80 से ज़्यादा हमारी प्राइवेट लैब्स हो गई हैं। 16,000 से ज़्यादा हमारे कलेक्शन सेंटर्स हो गए हैं। 55,000 टेस्ट करने की रोज़ की हमारी कैपेसिटी हो गई है। 31 मई तक 1 लाख टेस्ट रोज़ करने की हम कैपेसिटी विकसित कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक हम 300 लैब्स सरकारी जो है बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हर रोज़ आज की तारीख में हम 30-35 हज़ार तक टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से हम किसी भी पैरामीटर से कम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और टेस्ट के संख्या से बीमारी के होने का किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। डॉक्टर साहब, देश में जितने भी कोरोना के मरीज मिले हैं, उनमें से जो अभी नए केसेस आ रही हैं, उनमें से 80% एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कोरोना की कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव भी है। ये किस ट्रेंड को दर्शाता है? क्या ये एक चिंता की बात है? देखिए, ये केवल आपको समझना होगा कि कोरोना वायरस से प्रभावित 80% जो लोग होते हैं, ये सारे दुनिया के लिए है, ये खाली भारत के लिए कोई अलग परिस्थिति नहीं है। 80% मरीज़ों को मामूली सिम्टम होता है या ना के बराबर सिम्टम होता है। लेकिन आज अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कोई बीमारी का जो इन्फेक्शन दिया, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे आज तुरंत ही सिम्टम होगा। सिम्टम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डेवलप हो सकता है, और 7 दिन के अंदर लगभग मेरे शरीर में इतना वायरल लोड विकसित होगा कि मैं शायद दूसरे को जो है बीमारी दे सकूं। इसलिए ना तो ये कोई ख़तरनाक स्थिति है, ना ही इसके बारे में कोई एक तरह से गलत फहमी होनी चाहिए, ना इसको गलत तरीके से समझना चाहिए। ये 80% लोग जो हैं जिनको मामूली सिम्टम्स होते हैं, ये तो साधारण इलाज से, रेस्ट करने से, थोड़े फ्लूइड्स की मदद से, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर थोड़ा बुखार है तो उसके लिए बुखार की दवा लेने से, या जो भी सिम्टम उनको है उसके आधार पर ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। भगवान ना करे बीमारी बड़े पैमाने पर विकसित हो, तो ये 80% लोगों को तो प्रॉपर अस्पताल में भी ले जाकर भर्ती करने की हमारी योजना नहीं है, क्योंकि उसकी उनको शायद ज़रूरत भी नहीं होगी। वो किसी भी स्थान पे, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, किसी हॉस्टल में, कहीं पर भी उनको जो है आइसोलेट किया जा सकेगा।
डॉक्टर साहब, कोरोना सिस्टम या कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों को ढूंढ लेना तो बड़ा आसान होगा, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक को कैसे ढूंढेंगे? क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं बन गया है हमारे सामने? देखिए, कोई एसिम्प्टोमेटिक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिसको कोई मामूली सिम्टम है और वास्तव में जो गाइडलाइन है कि किसको टेस्ट कराना है वो बड़ी स्पष्ट है। फ़ॉरेन से आया हुआ जो हमारा ट्रैवलर है, पैसेंजर है, उसके कांटेक्ट में किसी पॉजिटिव के आया हुआ है, जो हेल्थ वर्कर जो है कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है, सिम्टम डेवलप होता है, ऐसे ही जो रेस्पिरेटरी जो व्यापक सिम्टम्स होते हैं उनके केसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स के केसेस होते हैं, तो वो क्राइटेरिया बड़ा फिक्स है। जनता के लिए मेरा ये कहना है कि आपको कोई भी तकलीफ़ अगर महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं भी है और आप अगर किसी कोरोना के साथ पॉजिटिव या किसी भी प्रकार के क्वारंटाइन में रहने वाले किसी मरीज़ के संपर्क में आते हैं तो भी आपको सिस्टम के साथ टच में रहकर अपनी जांच कराने के लिए ज़रूर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, ये कहा जा रहा है और आरोप लगा रहे हैं कई सारे अमेरिका जैसे देश, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि ये वायरस दरअसल वुहान की एक लेबोरेटरी से निकला हुआ है, चीन से, और उसी से पूरी दुनिया में फैला है। भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, इसमें ना कोई भारत सरकार का मत का विषय है, ना कोई डॉक्टर हर्षवर्धन के कोई व्यक्तिगत मत का विषय है। इस तरह की जो खबरें हैं इनकी कोई ना तो कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार की कोई जानकारी है, ना कोई वैज्ञानिक तौर पर इनकी कोई पुष्टि है। इसलिए इस प्रकार की खबरों के बारे में अपना दिमाग भी लगाना या इसके बारे में कोई कमेंट भी करना, इसको मैं नहीं समझता कि उचित है। मेरा तो पूरा ध्यान इस समय अपने देश के जो कोरोना पीड़ित लोग हैं या जिनको कोरोना हो सकता है उनके प्राणों की रक्षा करना है, उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, सुनिश्चित करना है। डॉक्टर साहब, जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम WHO का फंड रोक देंगे। क्या इससे कोरोना के खिलाफ वर्ल्ड जो लड़ाई लड़ रहा है उस पर कोई असर पड़ेगा? खास तौर पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ के फील्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के सभी देश उसको फंडिंग करते हैं, समर्थन करते हैं और वो दुनिया के सभी देशों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चिंतन करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, वो सारी दुनिया को उनको देती है। और उस नाते मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन करना चाहिए। अमेरिका का जहाँ तक प्रश्न है, उनकी क्या नीति है, वो क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना आउटलुक हो सकता है। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के पास अपनी जो एक इंटरनल स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कोई भी बड़ी बीमारियों के आउटब्रेक्स को हैंडल करने के लिए जो अपनी इंटरनल जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी योग्यता और पोटेंशियल है, वो बहुत बड़ा है। हमारा आज देश में जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम है वो दुनिया का शायद सबसे रॉबस्ट प्रोग्राम है। आज भी इस कोविड-19 में भी जिस प्रकार से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, एक एक समय में कई लाख लोगों को हमने पैनी निगाह से सर्वेलेंस में रखा है, जिस प्रकार से भारत ने जो है समय समय पर जो है, अब भारत ने चेचक के ख़िलाफ़ जंग को जीता, पोलियो के ख़िलाफ़ जंग को जीता, हमने नीपा वायरस के ख़िलाफ़, सार्स के ख़िलाफ़ हमने और भी दूसरे बीच में 2014 में मैंने स्वयं इस मंत्रालय में रहते हुए इबोला के ख़िलाफ़ जो है, इबोला को भारत में आने नहीं दिया। पिछले साल नीपा आया, नीपा को हम लोगों ने केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। 1994 में हमने स्वयं प्लेग को हैंडल किया था दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली और सूरत में वो आया। तो भारत के पास अपनी पर्याप्त ताकत है, अपना उसका स्वास्थ्य सिस्टम बहुत विकसित है। लेकिन निश्चित रूप से समय समय पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे महान संगठनों से जो सहयोग मिलता है या जो वहाँ से जो पॉलिसी के बारे में गाइडेंस मिलती है, वो सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण होती है और उससे निश्चित रूप से देशों का लाभ होता है। डॉक्टर साहब, ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं।
क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम जो लड़ रहे हैं उसमें पीपीई किट का कम होना या हमारे यहाँ बनना, मतलब ये तो दुनिया ने सीखा है पीपीई किट बनाना, बाकी चीजें बनाना, क्योंकि इस तरह की महामारी का संकट कभी आ जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या पीपीई किट की खराब क्वालिटी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है? आपका क्या मानना है और क्या असेसमेंट है? देश में पीपीई किट्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं ये बात कई बार टेलीविज़न चैनल पर भी कहा है कि लगातार मैं देश के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी संपर्क में रहता हूँ और मेरे पास हर स्टेट में कितने पीपीई किट्स हैं इसकी पर्याप्त जानकारी है। शुरुआती दौर के अंदर जब ये तकलीफ़ शुरू हुई थी तब ज़रूर थोड़ा सा तकलीफ़ इस कारण से थी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है बनाने का, ये हमारे यहाँ नहीं बनता था, चाइना से वो इंपोर्ट इत्यादि होता था। और ये पीपीई किट्स वगैरह जो है हमने इतनी विषम परिस्थितियों में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको विषय को इतना विकसित किया भारत में कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 100 से ज़्यादा देश में हमने मैन्युफैक्चरर्स जो डिटेल्ड और कठिन टेक्निकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसके लेबॉर्ट्री के टेस्ट में पास हो चुके हैं, वो आज जो है पीपीई किट्स बना के दे रहे हैं। एक दिन में 1 लाख के करीब पीपीई किट्स हम आज भारत के लोगों की योग्यता और क्षमता के कारण विकसित कर रहे हैं। रोज़ हम स्टेट्स को भेजते हैं। किसी भी प्रकार से ना कोई पीपीई किट्स की शॉर्टेज है, ना ही कोई N95 मास्क की शॉर्टेज है, वो भी हम रोज़ के 1 लाख जो है देश के अंदर बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है तमाम हमारे कोरोना वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24/7 काम कर रहे हैं। देश को ये याद रखना चाहिए कि मेरे हिसाब से, मैं कहूंगा, आपसे नहीं कहूंगा कि आप ये बात कहें, मेरे हिसाब से ये तृतीय विश्व युद्ध है जो आज हम लड़ रहे हैं एक संकट के चलते, और वाकई सरकार बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आपने एक अनोखा आइडिया सुझाया कि आप अपने सवाल भेज दीजिए, आप रिकॉर्ड करके हमको भेज देंगे, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहते थे और इंटरेक्शन से बचना चाहते थे। आपके इस नायाब सुझाव के बाद ही हमने डिसाइड किया है कि मैं अब इस तरह से रात में बैठ के अपने घर पे आपको सजेस्टेड सवाल भेज दूं, आप उसका जवाब भेज दें, और ताकि देश मालूम कर सके कि वाकई क्या परिस्थितियां हैं, किस विकट परिस्थिति में सरकार काम कर रही है, हमारे कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट काम कर रहा है, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और कम से कम ये संदेश जा रहा है कि पूरा देश एकजुट है। तो न्यूज नेशन पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप देख रहे थे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिनके ऊपर देश के पूरे स्वास्थ्य कर्मियों को संभालने का जिम्मा है। राज्यों के साथ लगातार टच में है, 24/7 काम कर रहे हैं, खासतौर पर न्यूज नेशन के लिए वक्त निकाला, इसलिए हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ पूरे देश को और उनकी टीम को, पूरे देश की तरफ से हम उनकी टीम को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ही मेहनत और अथक प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मार्गदर्शन है जिसके चलते भारत कोविड-19 यानी कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई सशक्त तौर पर लड़ रहा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।